Hello everyone, my name is Abid and today I'm going to discuss you about यूट्रस। ये यूट्रस क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक मेजर ऑर्गन होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो विसरल ऑर्गन होता है। ठीक है। सो इसी यूट्रस के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो स्टार्ट करते हैं। जनरली इट इज़ ऑल्सो नोन एज मदर वूम। ठीक है। इसको मदर वूड के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसको बच्चेदानी के नाम से जाना जाता है। तो इसके शेप की पहले हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है कि शेप इसका कैसा होता है। सो डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि ये जो लाइट पिंक कलर का मैंने लाइंड किया हुआ है, ये ही यूट्रस है। बाकी इस पर्पल वाले स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, इनको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जो ये रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यही यूट्रस है। तो इसमें क्या है कि ऊपर का पार्ट जो है डोम शेप, ये फंडस होता है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये फंडस होता है। फिर नीचे देखिए कुछ वाइट पोर्शन फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं, जो ये वाइट पोर्शन फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं बॉडी। और फिर उसके बाद ये नीचे कर्व शेप फॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं इस्थमस। और जो ये कैनाल आ रहा है उसको बोलते हैं सर्विक्स। जो सर्विक्स होता है उसके जस्ट बाद में वेजाइना कनेक्ट होती है, या वेजाइनल कैनाल जो होती है वो कनेक्ट होती है। सो आपने इसका डायग्राम और शेप, मतलब शेप आपने जाना कि ये कैसा होता है। ठीक है। सो शेप अगर इसके बात करें तो जब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका जो शेप होता है वो पियर शेप होता है। पियर शेप का मतलब जो पियर फ्रूट होता है उसके जैसा होता है। और जब इसके अंदर कोई भी जाइगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसका शेप और साइज़ वेरी करता है। ओके। इसका शेप और साइज़ वेरी करता है। तो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं थेरिकल पार्ट के साथ। तो इट इज़ अ पियर शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर। ये एक तरह का हॉलो स्ट्रक्चर है जो पियर शेप होता है अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं है। जिसका अगर मेज़रमेंट देखें तो क्या होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो पूरा फंक्शनिंग ऑर्डर में रहती हैं, फंक्शन जो पूरा प्रोवाइड करती हैं यूट्रस को, वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही होता है। तो उनकी थिकनेस क्या होती है, करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर। और अगर केवल यूट्रस का वेट किया जाए, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो उनसे जुड़ी हुई हैं और आगे वेजाइनल कैनाल जुड़ी हुई है, उसको हटाकर केवल यूट्रस का वेट किया जाए तो 30 to 40 ग्राम उसका अप्रॉक्सीमेटली वेट होता है। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, मैंने आपको लोकेशन बताई। ये कहाँ पर होता है, पेल्विक रीजन में होता है। मतलब जहाँ पर पेल्विक बोन होती है, चाहे वो मेल जेनाइटल हो या फीमेल जेनाइटल हो, ये पेल्विक रीजन में ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पर पेल्विक बोन होती है। और दूसरी बात का क्या होती है कि इसकी एक्यूरेट लोकेशन कहाँ होती है, तो विसरल ऑर्गन है ये एक तरह का, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, ये इंटरनली ऑर्गन फिक्स रहता है। ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है इसकी एक्यूरेट लोकेशन, रेक्टम। जहाँ से फीसेस आउट होते हैं उसको बोलते हैं रेक्टम। तो उसके सामने वाले पोर्शन में, या यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जो यूरिन का स्टोरेज रिजर्वायर होता है, तो उसके पीछे वाले पोर्शन में थोड़ा सा ऊपर उससे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में लोकेटेड होता है। ये इसकी एक्यूरेट लोकेशन होगी। ठीक है। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन हैविंग थिक वॉल्स। ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थिक वॉल से मिलकर बना होता है, कुछ मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसके जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था वो कैसा था, कुछ ऐसा ट्रायंगल शेप का था। तो जो दो एंड है वहाँ से दो ट्यूब जुड़ी हुई थी जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब बोल रहे थे। तो दो एंड पे क्या जुड़ी हुई है, फेलोपियन ट्यूब। और जो फ्रंटल एंड है, इसका एंटीरियर एंड है, वहाँ ये किससे अटैच्ड है, सर्विक्स वाले रीजन के साथ। ये किससे अटैच है, वेजाइनल कैविटी से। यहाँ पर वेजाइना अटैच है। ठीक है। और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ओके। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर और इसका अटैचमेंट होता है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसका अटैचमेंट कैसे होता है, किसके किसके साथ होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट दैट नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट्स द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट होती है जिसके अंदर फीटस का पूरा नर्चर जो होता है, फीटस इसी के अंदर होता है, उसका प्रोटेक्शन। जो एम्ब्रियो जाइगोट का फर्दर अगर डेवलपमेंट होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो फीटस। तो जाइगोट से लेकर फीटस फॉर्मेशन जो भी हो रही है वो इस यूटरस के अंदर होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है एकोमोडेशन ऑफ फीटस के लिए। ठीक है।
इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी क्या होती है, तो हम लोग दो तरह से इसकी एनाटॉमी समझेंगे, एक एक्सटर्नल एनाटॉमी और दूसरी इंटरनल। तो पहले एक्सटर्नल एनाटॉमी की अगर बात करें तो ये कैसा है कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नली ये ऊपर से पोस्टीरियर रीजन में डोम शेप है, कुछ उभार टाइप का है जिसको हम बोल रहे थे फंडस। फिर नीचे फैलोपियन ट्यूब के नीचे ये जो वाइड एंगल फॉर्म हो रहा है वी शेप, ये क्या है, इसकी बॉडी। ये क्या है, इसकी बॉडी। फिर क्या हो रहा है, बीच में कुछ नैरो हो रहा है, ये दोनों एंड से, दोनों साइड से लेटरल साइड पे थोड़ा सा नैरो हो रहा है, ठीक है। तो वो उस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस और कहाँ होता है, इस्थमस और होता है जो आपका लैरिंग्स होता है, ठीक है। लैरिंग्स फेरिंग्स को जोड़ता है, तो जो फेरिंग्स के दोनों पार्ट को जोड़ रहा है उस पार्ट को नैरो बॉडी को बोलते हैं इस्थमस। तो इसमें भी दो वाइड पार्ट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू, तो इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ यूटेरस। ओके। अब इसके बाद क्या होता है, ये फर्दर वाइड हो रहा है, तो ये जो फर्दर वाइड वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ये जो फर्दर वाइड हो रहा है। और ये सर्विक्स डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, ये देखिए ये कनेक्ट है वेजाइना के साथ। ओके। सो इसके कनेक्शन देख लिए आपने कि अटैचमेंट इसके किसके किसके साथ हैं और बाहर से ये कैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और है कि इसमें देखिए दो ओएस भी दिखाई दे रहे हैं जिसे हम ऑस पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो ऑस हैं, एक एक्सटर्नल ऑस और एक इंटरनल ऑस। ऑस का मतलब होता है अपर्चर, ठीक है। अपर्चर का मतलब एक तरह से गेटवे टाइप का, अपर्चर का मतलब छिद्र या गेटवे टाइप का। तो दो इसमें गेट होते हैं, एक क्या है सर्विक्स रीजन में है जो इंटरनली लोकेटेड है, और एक क्या है जहाँ पर सर्विक्स वेजाइना के साथ कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पर एक गेटवे फॉर्म हो रहा है जिसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। सो ये आपको गेटवे भी समझ में आ गए होंगे आई होप कि एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस दो गेट होते हैं इसमें। सो इनके बारे में हम और फर्दर स्टडी करते हैं थ्योरिकल पार्ट के थ्रू। फंडस आपने जान लिया कि जो अपर पोस्टीरियर रीजन में डोम शेप स्ट्रक्चर था इस यूटेरस रीजन का, उसको बोल रहे थे फंडस। जो वाइड पार्ट आ रहा था फंडस के नीचे उसको बोल रहे थे बॉडी। और इसी बॉडी में ही सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, फीटस का, जाइगोट का, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इसी बॉडी वाले रीजन में होता है। जो भी फंक्शनल लेयर्स होती हैं इसी बॉडी वाले रीजन में होती हैं। और फिर सबसे नीचे वाला जो नेक रीजन एक फॉर्म कर रहा था इस्थमस के बाद में, वो क्या था, सर्विक्स, ठीक है। तो ये लोअर नैरो ओपनिंग होती है यूट्रस की, एक तरह से ओपनिंग है जिसमें ऑस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो एंटीरियर एंड मैंने आपको बताया कि जो सामने फ्रंटल एंड था वो किससे जुड़ा हुआ था, वेजाइनल कैनाल से। और पीछे वाले एंड जो थे, जो दो एजेस मैंने आपको दिखाई थे, तो उनके दोनों एंड पे क्या जुड़ा हुआ था, दो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कंसिस्ट टू अपर्चर्स। अपर्चर्स भी मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के गेटवे थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कहाँ पर था, सर्विक्स और यूट्रस के बीच में जो अपर्चर प्रेजेंट था उसको बोल रहे थे इंटरनल ऑस। और जो बाहर वेजाइनल कैविटी और सर्विक्स के बीच में एक गेटवे था उसको बोल रहे थे एक्सटर्नल ऑस। तो ये दोनों गेटवे हो गए। अब ये इंटरनली कैसे कंसिस्ट, कौन कौन सी लेयर को कंसिस्ट करता है अभी तक हमने जाना। एक्सटर्नली वो कैसा दिखाई देता है, उसका शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है, ठीक है। अब इंटरनली उसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि लेयर्स होती हैं, तो ये लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, ये तीन लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा पेरीमेट्रियम इंडिविजुअली केवल यूट्रस को कवर नहीं करती है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि पेरीमेट्रियम केवल और केवल यूट्रस को कवर नहीं करती है। ये लेयर जो होती है ये कॉन्टिन्यू फर्दर एक्सटेंशन के साथ आती है। कहाँ से शुरू होती है, एब्डोमिनल कैविटी से, और बीच में जितने भी स्ट्रक्चर पड़ते हैं उन सब के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड करती हुई यूट्रस के भी ऊपर कवरिंग प्रोवाइड करती है। तो यूट्रस के आगे क्या था, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी एक कवरिंग देती है और फर्दर एक्सटेंशन करते हुए यूट्रस के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग देती है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो पेरीमेट्रियम है, ठीक है, ये यूट्रस के ऊपर जब कवरिंग देती है तो उसी की लेयर के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। फिर मायोमेट्रियम, इस पेरीमेट्रियम के नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे इंटरनल जो फंक्शन प्रोवाइड करती है यूट्रस के पूरे फंक्शन जो प्रोवाइड करती है पूरे यूट्रस को, तो वो होती है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम का ही रोल आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये हम देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियम का है सबसे इंटरनल लेयर, जिसे मैं फंक्शनल लेयर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या, उसके बाहर वाली लेयर है।
और सबसे आउटर देखिए इसमें इसलिए नहीं दिया है क्योंकि पेरीमेट्रियम केवल इसका ही पार्ट नहीं होती, वो फर्दर कंटिन्यू होती हुई आती है और इसके ऊपर इस तरह से कवरिंग प्रोवाइड करती है, तो वो होती है पेरीमेट्रियम। सो आई होप कि आप लोग ये जो लेयर्स हैं इनका भी अरेंजमेंट समझ गए होंगे। तो पेरीमेट्रियम क्या थी, आउटर मोस्ट लेयर थी जो यूट्रस को पेल्विक कैविटी से जोड़ रही थी, कनेक्ट कर रही थी। दूसरा क्या है, इट इज़ प्रेजेंट ओवर द फंडस और बॉडी ऑफ द यूट्रस, तो इसको कहाँ से कवरिंग प्रोवाइड कर रही थी, फंडस और बॉडी वाले रीजन में ये एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रही थी। और जहाँ पर कवरिंग प्रोवाइड कर रही थी वहाँ पर एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था। जैसे मान लीजिए कि ये फंडस है, ठीक है, यूट्रस वाली फंडस ऊपर डोम शेप जो मैंने बताया था, इसके ऊपर ये एक कवरिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो उस पाउच को क्या बोलते हैं, रेक्टो यूटरीन पाउच। उस पाउच को क्या बोलते हैं, रेक्टो यूटरीन पाउच। और इसी यूट्रस के आगे जो एक स्ट्रक्चर था, कौन सा था, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो था उसके ऊपर भी कुछ इस तरह का यूरिनरी ब्लैडर था, उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ये पाउच टाइप का फॉर्म कर रही थी, जिसको हम बोल रहे थे वेसिको यूटरीन पाउच, ठीक है। तो ये वेसिको यूट्रीन पाउच और रेक्टो यूट्रीन पाउच में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब मिडिल लेयर की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है, सबसे थिकेस्ट मिडिल लेयर होती है। किसकी बनी हुई होती है, स्मूथ मसल फाइबर की और एवियोलर टिश्यूज़ की। अब ये एवियोलर टिश्यूज़ क्या होते हैं और इनकी प्रेजेंस क्या है, ये जो एवियोलर टिश्यूज़ मायोमेट्रियम की लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी फ्लूइड का पास अवे हो रहा है या जो फ्लूइड आउटफ्लो हो रहा है, तो उनको ये पास आउट करने का काम करते हैं। और दूसरा एवियोलर टिश्यूज़ का और दूसरा काम क्या होता है कि ये ऑर्गन को अपने प्लेस पर बांधे रखते हैं, उनको डिस्प्लेस नहीं होने देते हैं, मतलब लोकेशन को एकदम एक्यूरेटली पकड़े रहते हैं। तो ये टिश्यूज़ एक तरह का नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो इनकी ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एक तो ये क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसका फ्लूइड का पास अवे कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसकी पासिंग के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं, जो भी ऑर्गन हैं उनको पकड़े हुए हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एवियोलर टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरे किसके बने हुए थे, स्मूथ मसल फाइबर के, ठीक है। सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो ये मायोमेट्रियम की लेयर है ये किसके बीच में प्रेजेंट थी, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में। अब इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल भी होती है और नर्व एंडिंग भी होती है। नर्व एंडिंग है तो क्या कॉज होगा, इसके अंदर सेंसेशन होगा। और ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल प्रोवाइड क्या करती है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कर रही है, मैंने आपको बताया जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। और यूट्रस के अंदर जब किसी भी सेल का डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, और न्यूट्रिएंट लेकर कौन आएगा, ब्लड। और ब्लड को लाने ले जाने के लिए पैसेज वे कौन प्रोवाइड करेगा, ये ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल और नर्व एंडिंग कहाँ पर होती है, मायोमेट्रियम वाली लेयर में। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एंडोमेट्रियम। अब इसी एंडोमेट्रियम में ही आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझना है। तो ये सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है और जिसका काम क्या होता है, ये म्यूकस को रिलीज़ करती है। ये दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। पहली होती है बेसल लेयर। बेसल लेयर का काम क्या होता है, ये एक बेस प्रोवाइड कर रही है और उसी के ऊपर ये फंक्शनल लेयर जो है एंडोमेट्रियम की, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन इसका होता है, मतलब ये इनर फोल्डिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इनर फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, रग। ये रग इससे पहले हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये रग हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ा हुआ है कि कुछ वहाँ पर माइक्रोविलाई टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं, ग्लैंड्स। जब उसमें ग्लैंड कंसिस्ट करते हैं रग, तो इसमें भी ग्लैंड्स कंसिस्ट करते हैं। इन्हीं रग में या इनर फोल्डिंग्स में ही ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं वो हम जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर समझ में आ गया होगा। इस फंक्शनल लेयर में क्या होता है कि ये इसकी टेंडेंसी होती है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम के मिलने के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है, वो इसी लेयर में जो ये फोल्डिंग्स बन रही हैं इन्हीं के बीच में आके कहीं स्टिक कर जाता है। फिर क्या होता है, जो जो मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे ये न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है और फर्दर अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस में फर्दर डेवलपमेंट चलता जाता है, ठीक है। जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या होता है, गर्ल्स में मेनली मेंस्ट्रुअल्स की एक कंडीशन आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन आती है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, जो लेयर होती है ये शेड आउट हो जाती है। शेड आउट का मतलब क्या होता है कि गल कर ब्लड के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है,
ठीक है, गल कर बॉडी से बाहर आ जाती है। अब इसके साथ मेंस्ट्रुअल के दौरान क्या हम लोग देखते हैं कि ब्लीडिंग होती है। गर्ल्स में मेनली ब्लीडिंग की समस्या होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? अब जो मायोमेट्रियम की लेयर थी उसमें क्या थी? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल फर्दर एक्सटेंड होती हैं इस एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ, ठीक है, और इसमें ये कुछ स्पाइरल शेप में इस तरह से स्पाइरली कनेक्टेड होती हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल होती हैं जिनके उधर अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये भी रप्चर हो जाती हैं, ये भी डैमेज हो जाती हैं। और डैमेज हो जाती हैं जब रप्चर हो जाती हैं तो इन्हीं की वजह से ब्लड का आउटफ्लो होने लगता है बॉडी के बाहर, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो थी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की थी, और किसकी वजह से हो रही थी? एंडोमेट्रियम वाली लेयर की वजह से। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी होती है, क्योंकि कॉलम शेप में है तो कॉलमनर एपिथेलियम इसको बोलते हैं, ठीक। और इसके ऊपर क्या होता है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर भी चढ़ी हुई होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। और इन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में ये कुछ ग्लैंड्स, मैंने आपको बताया ना इसमें ग्लैंड्स होती हैं और म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ये तो पहले ही आपको बताया। तो यूट्रीन ग्लैंड्स होती हैं और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड का काम नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जो एक तरह का ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। और यूट्रीन ग्लैंड्स क्या करती हैं, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान पे कुछ हार्मोन सिक्रेट करती हैं। हार्मोन मेनली कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रेडियोल हो गया, ये सारे प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं। तो इनका सिक्रीशन होता है यूट्रीन ग्लैंड्स के थ्रू। यूट्रीन ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट है? एंडोमेट्रियम वाली लेयर के ऊपर। ये मान लीजिए लेयर है, तो इसके बीच में ही ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू ये सारी ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं और सिक्रेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, और किन के थ्रू होता है? स्पाइरल आर्टरीज़ के थ्रू। जब स्पाइरल आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं, जब ये एंडोमेट्रियम शेड आउट होने लगती है, तो ये स्पाइरल आर्टरीज भी रप्चर हो जाती हैं, जिनके थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग का या ब्लड का आउटफ्लो होने लगता है, ठीक है। सो ये किसकी वजह से हो रहा था पूरा काम? फंक्शनल लेयर की वजह से, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो फंक्शन इसके क्या होते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा रेगुलेट कर रही है, तो मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी चीज़ क्या है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो जाइगोट को यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनने तक के लिए फर्दर कॉन्टिन्यूसली तौर पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती रहती है, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा भी कहाँ हो रहा है? यूट्रस के अंदर। फिर जो जाइगोट से एम्ब्रियो तक का डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो के लिए जो एकोमोडेशन एक प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, वो साइट क्या थी? यूटरस, ठीक है। फिर एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो क्या कहलाया? फीटस। अब फीटस भी डेवलप कहाँ कर रहा है? यूटरस के अंदर। तो फीटस के लिए भी ये एक एकोमोडेशन साइट हो गई। सो आई होप कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, और साथ में फंक्शन यूटरस की उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।